Hello students, in this lecture we will discuss about basis and dimension of a vector space. Basis and dimension of a vector space. Basis and dimension of a vector space. सपोज कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F. V is a vector space over the field F and S भी एक सबसेट ऑफ V. V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और S जो है एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का. तो हम कहेंगे S जो है is a basis of V. S जो है ये बेसिस फॉर्म करेगा V का if two conditions are satisfied. S is a basis. ये बेसिस तभी होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो. क्या दो कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज S is linearly independent. S is linearly independent. S जो सेट ऑफ वेक्टर्स है V के कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन है S, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड इज लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल्स टू V. लीनियर स्पैन ऑफ S, S के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस जितने बनेंगे वो V के इक्वल हो. इट मींस इसका मतलब ये हुआ S स्पैन्स V. S स्पैन्स V. S V को स्पैन करे और S जनरेट्स V. S भी कह सकते हैं S जनरेट्स V. S जो है V को जनरेट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि V का कोई भी वेक्टर S के वेक्टर से ही जनरेट हो गया है. V का कोई भी वेक्टर S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमें मिलेगा. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं S के करस्पॉन्डिंग किसी सबसेट के वेक्टर स्पेस के, तो हम कहेंगे S फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ V. S जो है वो V का बेसिस फॉर्म कर रहा है. तो डिफाइन कर देंगे. लेट VF be a vector space a subset S of V is said to be a basis of V if first condition is S must be linearly independent. S is linearly independent. S linearly independent होना चाहिए. linearly independent इजीली चेक कर सकते हैं हम डेफिनेशन के अप्लाई करके linear independence की. And second is linear span of S must be equals to V. That is S spans V. S जो है वो V को स्पैन करे. S V को स्पैन करने का मतलब every vector of V is generated by the set of vectors S. हर एलिमेंट V का S से जनरेट हो. हर एलिमेंट V का S से जनरेट होने का मतलब every vector of V is a linear combination of vectors of S. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे S is a basis of V. S जो है वो बेसिस है वेक्टर स्पेस V का. If a basis of vector space VF contains n vectors. अब अगर किसी बेसिस में, किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में n वेक्टर्स हैं, अगर बेसिस में n वेक्टर्स हैं, then V is said to be finite dimensional. n वेक्टर्स होने का मतलब फाइनाइट हो, फाइनाइट नंबर हो. बेसिस में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मतलब S एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन कर रहा है V को, मतलब S बेसिस बन जाएगा. बेसिस है. अब अगर इसमें बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n है, तो V is said to be finite dimensional vector space. तो हम कहेंगे V finite dimensional vector space है. finite dimensional vector space and dimension of V, और हम कहेंगे कि डायमेंशन जो है V की is equals to n number of elements in the basis of V. डायमेंशन जो होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इक्वल हो जाएगी बेसिस में जितने एलिमेंट्स हैं. तो बेसिस में क्योंकि n वेक्टर्स थे तो डायमेंशन जो हो जाएगी वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन इसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड करेगी. V की डायमेंशन क्योंकि S इसका बेसिस है, बेसिस में n एलिमेंट्स हैं तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n. डायमेंशन ऑफ V जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी n. अदरवाइज अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स नहीं है बेसिस में तो हम कहेंगे V is infinite dimensional vector space. तब V जो होगा वो कैसा होगा? फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. अब कुछ हमने वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स लिए थे, उनके कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं. कुछ बेसिस ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करके चलते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, और बेसिस भी एग्जिस्ट करते हैं उन वेक्टर स्पेसेस के, लेकिन कुछ बेसिस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं. तो स्टैंडर्ड बेसिस पढ़ेंगे कुछ वेक्टर स्पेसेस के. तो
ये तो बेसिस एंड डायमेंशन की डेफिनेशन है। सम स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पे बेसिस प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है तो BASES, अदरवाइज बेसिस की स्पेलिंग होती है BASIS। सिंगुलर फॉर्म में बेसिस की स्पेलिंग BASIS, लेकिन प्लूरल लिखा गया है यहाँ तो BASES लिखेंगे। तो सम स्टैंडर्ड बेसिस, फर्स्ट हम वेक्टर स्पेस अगर कंसीडर कर लें, V जो है जीरो वेक्टर स्पेस, V अगर जीरो वेक्टर स्पेस है हमारे पास तो इसका बेसिस क्या होता है, हमें ही पता है। we know that empty set phi is linearly independent। empty set phi होता है वो linearly independent होता है। और जब हमने स्पैन पढ़ा था तब हमने ये बताया था एंड स्पैन ऑफ phi, empty set का स्पैन अगर करें तो स्पैन ऑफ phi इक्वल्स टू हो जाता है जीरो वेक्टर स्पेस। स्पैन ऑफ phi इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर स्पेस। तो empty set linearly independent होता है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। S अगर मैं empty set ले लूं तो empty set फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन लीनियर स्पैन ऑफ S जो है, लीनियर स्पैन ऑफ phi जो है वो इक्वल है जीरो वेक्टर स्पेस के। तो जीरो वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है empty set phi। phi इज द बेसिस ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, thus empty set phi is a basis of जीरो वेक्टर स्पेस। जीरो वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है empty set phi। जीरो वेक्टर स्पेस कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें केवल जीरो वेक्टर है उसका बेसिस होता है। ठीक है, क्योंकि phi से स्पैन हो गए जीरो वेक्टर स्पेस मिलता है हमें, और phi जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लीनियर इंडिपेंडेंस डिफाइन करी थी, क्योंकि डिपेंडेंट होने के लिए वेक्टर्स होने चाहिए, वेक्टर्स नहीं है तो हम इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं empty set को। तो empty set लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन ऑफ phi जीरो वेक्टर के बराबर है, तो empty set phi जो है वो बेसिस हो जाएगा जीरो वेक्टर स्पेस का। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जीरो, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर, इसकी डायमेंशन जीरो हो जाएगी। ये जीरो डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि जिसके बेसिस में, बेसिस क्या है phi है, बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, कोई भी वेक्टर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो empty set phi इज अ बेसिस। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड, अगर मैं वेक्टर स्पेस चेंज करूं, सेकंड वेक्टर स्पेस चेंज करूं, वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लीजिए FNF, वेक्टर स्पेस FNF कंसीडर कर लिया है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया है। FNF में जो वेक्टर्स होते हैं वो n टपल्स के फॉर्म के होते हैं, और जहां पे वो n टपल्स में जो स्केलर्स अंदर के मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, फील्ड F से हमें मिल रहे हैं। तो हमें इसका बेसिस डिफाइन करना है और इसका स्टैंडर्ड बेसिस हम डिफाइन करेंगे पहले। ठीक है, अब एक सिंपल अगर हम ऑब्जर्व करें FNF की जगह अगर मैं R3 ले लूं, R3 ओवर द R, ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं तीन वेक्टर्स ऐसे ले लूं 1 0 0, इसमें 3 डबल मिलेंगे, 0 1 0 और थर्ड ले लूं 0 0 1। अगर ये तीन वेक्टर्स मैं ले लूं, ये तीन वेक्टर्स अगर मैं चूज कर लूं तो ये सेट हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले इस एक एग्जांपल के बेसिस पे इसको जनरलाइज कर देंगे FNF के लिए। R3 R ले लिया है, कंसीडर कर लिया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो R3 R वेक्टर स्पेस अगर मैं चूज कर रहा हूं वो इसी का ही एक पार्ट होगा। n F जो है R ले लीजिए, n को 3 ले लीजिए, इसी से ही बनेगा ये वेक्टर स्पेस। तो R3 R में ये तीन वेक्टर्स होंगे 1 0 0, 3 टपल्स के वेक्टर्स हैं, फर्स्ट 1 बाकी सब 0, सेकंड 1 बाकी सब 0, थर्ड 1 बाकी सब 0, ये तीन वेक्टर्स होंगे। मैंने ये तीन वेक्टर्स इस तरीके से चूज करेंगे, अगर मैं चेक करूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कैसे, इन वेक्टर्स को कॉलम में लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है, रैंक इसकी 3 होगी, रैंक 3 होगी, इट मींस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा सेट ऑफ वेक्टर्स। तो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, प्लस R3 का कोई भी वेक्टर अगर मैं ले लूं, R3 में अगर मैं कोई वेक्टर चूज कर रहा हूं V, मान लीजिए मैं R3 का वेक्टर ले रहा हूं ABC R3 में, देन ABC को मैं ऐसे लिख सकता हूं ABC इक्वल्स टू A into 1 0 0
प्लस बी इंटू 010 प्लस सी इंटू 001। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे चूज कर लूं तो ए बी सी जो है कोई भी वेक्टर आर3 का इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ दिस सेट, इस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा कोई भी वेक्टर आर3 का। तो इट मींस ये स्पैन कर रहा है किसे, R3 को, ये R3 को स्पैन कर देगा, पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाएगा। कोई सा भी वेक्टर ले लीजिए R3 का, उसे हम इसकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से जनरेट करा सकते हैं। हमें स्केलर्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, इनसे मल्टीप्लाई करके वेक्टर जनरेट हो जाए। तो कोई सा भी वेक्टर जनरेट हो जाएगा R3 का, कोई सा भी वेक्टर जनरेट हो जाएगा। इट मींस पूरा होल वेक्टर स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस सेट, इन तीनों वेक्टर से पूरा ही वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, पूरे को जनरेट भी कर रहा है। इट मींस ये इसका बेसिस है R3 R का। ठीक है, तो R3 का बेसिस चाहिए था हमें, तो 3 टपल्स के वेक्टर चाहिए, 3 टपल्स के वेक्टर्स ले लिए। फर्स्ट वेक्टर 1, फर्स्ट वेक्टर में पहला एलिमेंट 1 बाकी 0, फिर सेकंड 1 बाकी 0, थर्ड 1 बाकी 0। इस तरीके से हमने चूज कर लिया और इसी को स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं R3 R का। ये स्टैंडर्ड बेसिस है R3 R का। अब इसी कांसेप्ट को हम जनरलाइज कर देंगे FNF के लिए। FNF में n टपल्स होंगे, तो n टपल्स होंगे तो हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर द सेट S equals to सेट S कंसीडर कर लिया, इसमें E1 E2 En वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हमने चूज कर लिए। n वेक्टर्स क्यों चूज करें, R3 था तो 3 चूज करे थे, n है तो n चूज करेंगे। अब n क्यों चूज करेंगे, क्योंकि हमें एक कोऑर्डिनेट पे, एक फर्स्ट वाले वेक्टर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट वन लेंगे बाकी सब 0 लेंगे, सेकंड में सेकंड कोऑर्डिनेट वन लेंगे बाकी सब 0 लेंगे। तो n टपल्स हैं तो n कोऑर्डिनेट्स होंगे एक वेक्टर में, एक वेक्टर में n कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो एक वन जो है n बार ट्रैवल करेगा सारी पोजीशंस पे। तो वेयर यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, ये E1 मैंने ले लिया है 1 0 0, ये n टाइम्स तक यहाँ पहुंच गया है। E2 ले लिया है 0 1 0, n टाइम्स तक यहाँ पहुंच गया है। E3 ले लिया है 0 0 1, ये n टाइम्स ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गया है। इसी तरीके से En 0 0 0 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, प्लस कोई भी वेक्टर अगर मैं FNF कर लूं तो उनको इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसे इजीली आप चेक कर सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एंड LS इज इक्वल्स टू V, thus S is said to be a basis of FNF। ये बेसिस कहलाता है FNF का, जो केवल 1 और 0 की हेल्प से बनते हैं वेक्टर्स। ठीक है, एंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, इसको स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं FNF का। तो अब बहुत ढेर सारे वेक्टर स्पेस इससे बनते हैं हमारे पास, उन सबके स्टैंडर्ड बेसिस हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, CNC बनेगा, दूसरा कोई और वेक्टर स्पेस बनेगा, तो उन सबके स्टैंडर्ड बेसिस इस फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। जितने n है उतने टपल्स के मिलेंगे, n अगर 5 है तो उतने टपल्स के मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बात और नोट करनी है कि डायमेंशन क्या हो जाएगी इस केस में, डायमेंशन ऑफ V या डायमेंशन ऑफ FNF की डायमेंशन, जितने टपल का वेक्टर्स होते हैं उसमें उतनी ही डायमेंशन हो जाती है। तो n टपल्स के वेक्टर्स हैं, मतलब 1 n बार ट्रैवल करेगा, तो n वेक्टर्स लेने पड़ेंगे हम बेसिस में। ठीक है, n वेक्टर्स होंगे बेसिस में, इट मींस द डायमेंशन ऑफ V इज n। तो यहाँ पे FNF की डायमेंशन n होगी, R3 था तो R3 की डायमेंशन 3 हो जाएगी, R2 है तो R2 की डायमेंशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी FNF वेक्टर स्पेस की, n। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस FNF, इसकी डायमेंशन कितनी है, n है। ये सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल, वेक्टर स्पेस चेंज करते हैं, वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेते हैं m क्रॉस n f, m क्रॉस n f कंसीडर कर लिया है, और सेट हम लोग कंसीडर कर लेंगे सेट कंसीडर कर लेंगे हम S इक्वल्स टू, इसमें EIJ टाइप के वेक्टर्स होंगे। EIJ क्या है, EIJ इज अ मैट्रिक्स whose only non-zero entry is 1 at I, jth place। ठीक है, EIJ m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए, जिसमें EIJ जो मैट्रिक्स में चूज कर रहा हूं उसकी नॉन जीरो एंट्री केवल 1 होगी, 1 ही एक नॉन जीरो एंट्री, पूरी मैट्रिक्स में केवल 1 ही
एक ऐसी एंट्री होगी 1 जो नॉन जीरो होगी, जिसे हम 1 पुट करेंगे और किस प्लेस पे रखेंगे, ijth प्लेस पे रखेंगे उसे, मतलब ith रो में jth कॉलम में रखेंगे उस 1 को। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो m क्रॉस n f, इसमें m क्रॉस n की सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है ये। तो मैट्रिसेस इस तरीके की बनेगी, a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn। ठीक है, इस तरीके की मैट्रिसेस मिलेंगी। अब हमें इसका बेसिस फॉर्म करना है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म करना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, हमने सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबको जीरो कर दिया, ये जीरो सारे एलिमेंट जीरो कर दिया और यहाँ पे 1 चूज कर लिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया e11। फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है तो e11 इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगली बार इसे जीरो कर दिया, इसका नाम इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया तो नेम हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 e12। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पे 1 में लेके आऊंगा, ये भी 0 कर दिया, यहाँ पे 1 चूज करा मैंने तो ये हो जाएगा e1n। ठीक है, ये n मैट्रिसेस हमें मिल गई। इसी तरीके से सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस मिलेंगी e21, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो एक प्लेस पे केवल 1 होगा और जिस प्लेस पे 1 होगा उसकी पोजीशन को यहाँ पे ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में शो करा है e के ऊपर। ठीक है, इनके नेम दे दिए हैं, जैसे वहां पे e1 e2 e3 करे थे, e1 e2 e3। यहाँ पे ये जो कलेक्शन मिलेगा इसमें कौन कौन सी मैट्रिसेस आएंगे, e11 e12 e1n, ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस मिलेंगे, e21 e22 अप टू e2n, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये मिलेंगे हमें em1 em2 emn, इस टाइप की मैट्रिसेस मिलेंगी। और इन मैट्रिसेस को हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स जो मिलेगी यहाँ पे 1 बाकी सब 0, सेकंड यहाँ पे 1 बाकी सब 0, थर्ड यहाँ पे 1 बाकी सब 0। तो ये जो मैट्रिसेस का कलेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक ही एंट्री 1 होगी, बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, तो ये सारे मैट्रिसेस लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी। कोई भी मैट्रिक्स दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाएगी 1 की और बाकी सब 0 होते रहेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब ये जो सेट आएगा ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज, कोई भी मैट्रिक्स में ले लूं, कोई भी मैट्रिक्स में चूज कर रहा हूं, जैसे a11 a12 a1n a21 a22 a2n और am1 am2 amn। अगर मैं ये मैट्रिक्स चूज कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a11 a11 e11 को मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे जब 1 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 बन जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट 0। इसी तरीके से a12 e12, इस तरीके से a1n e1n प्लस ऐसी a21 e21 a22 e22 प्लस a2n e2n, इस तरीके से मिल जाएगा हमें, प्लस am1 e m1 am2 em2, इसी तरीके से amn emn। ये हमें ये इस फॉर्म में हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। कोई जनरल मैट्रिक्स m क्रॉस n की कोई जनरल मैट्रिक्स इस फॉर्म में मिल जाएगी और ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किन वेक्टर्स का, इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगी। तो ये सेट जो है ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n f की इसको जनरेट भी कर रही है। तो सॉरी, कोई भी मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो रही है इन वेक्टर्स से जनरेट भी हो रही है। मतलब ये सेट एस जो है ये स्पैन कर रहा है किसको, v को स्पैन कर रहा है या m क्रॉस n f को स्पैन कर रहा है। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, thus S is linearly independent and it spans m cross n f, ये m cross n f को स्पैन भी कर रहा है। Therefore S is the basis of V, ये S जो है बेसिस हो जाएगा किसका, m cross n f का। S is the basis of m cross n f, इसका बेसिस हो जाएगा। एंड डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ m क्रॉस n f, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कितनी मैट्रिसेस बनेंगी ये। ठीक है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग n मैट्रिसेस, सेकंड करस्पॉन्डिंग n, इस तरीके से m रोज हैं, m into n मैट्रिसेस बनेगी। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, mn। तो m क्रॉस n f की डायमेंशन कितनी होती है, mn डायमेंशन होती है m क्रॉस n f की। ये थर्ड वेक्टर स्पेस था। नेक्स्ट वेक्टर स्पेस हम चूज करेंगे फोर्थ, pnf।
वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल x having degree less than equals to n with coefficients from the field f। PNF हमने पढ़ा है कि PNF जो होता है वो वेक्टर स्पेस होता है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सारी पॉलिनोमियल्स का, तो किसी एक वेरिएबल पे डिफाइंड है, इसके कोएफिशिएंट जो है f से मिल रहे हैं, तो जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n है, उनका कलेक्शन है। तो इसका एक सबसेट चाहिए मुझे, तो पॉलिनोमियल का सबसेट मैं एक ले लेता हूं 1x x स्क्वायर x टू द पावर n। ये मैंने पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन ले लिया, ठीक है। PNF में मैट्रिक्स ये इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, px टाइप की होंगी पॉलिनोमियल्स होंगी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anxn, इस टाइप की होंगी, सच दैट ai जो है सारे कहां से मिल रहे हैं, f से। PNF ये होता है वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे कुछ वेक्टर्स चूज करने हैं जो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो और जो इसे जनरेट कर दें। तो मैंने वेक्टर्स क्या ले लिए, a0 के साथ क्या है 1 है, तो 1 ले लिया, x ले लिया, x स्क्वायर ले लिया, xn ले लिया। ये 1x x स्क्वायर xn की सारी इसकी इसमें पॉलिनोमियल्स इंक्लूडेड होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि सारे वेक्टर्स में a1 a2 an सब 0 ले लो तो 1 इसमें बिलोंग करेगा। a0 को 0 कर लूं, बाकी सबको 0 कर लूं, a1 को 1 कर लूं, तब ये इसमें बिलोंग करेगा x। तो ये सारे वेक्टर्स हैं इसमें बिलोंग करेंगे। और अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के जब 0 से इक्वेट करेंगे तो सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 ही आएंगे, ठीक है। तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और जनरेट कैसे कर रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म की होगी, वो किससे जनरेट हो रही है, 1x x स्क्वायर xn की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं देन S is a basis of the S जो है बेसिस है PNF का एंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। इसी को स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, ये स्टैंडर्ड बेसिस है PNF का। और डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगी PNF की अगर हम डायमेंशन ऑब्जर्व करें तो n तो ये है और एक ये है n+1 डायमेंशन होती है PNF की n+1 वेक्टर्स है इसके बेसिस में, इसलिए इसकी डायमेंशन n+1। डायमेंशन कभी चेंज नहीं होती है वेक्टर स्पेस की। बेसिस ऐसा नहीं है कि बेसिस केवल ये है बनेगा। PNF जो है मतलब P2R है, अगर कोई P2R अगर मैं चूज कर रहा हूं कोई वेक्टर स्पेस, तो इसका बेसिस एक तो 1x x स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। इसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी, डायमेंशन 3 रहेगी इसकी। लेकिन कोई दूसरे वेक्टर्स भी हो सकते हैं, मान लीजिए 1+x 1 - x और 1+x स्क्वायर, कोई दूसरे वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 3 होंगे वो, क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 होगी, तो वो 3 ही होंगे, एग्जैक्टली 3 होंगे और वो इसको जनरेट कर देंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो वो भी बेसिस फॉर्म कर देंगे। तो बेसिस जरूरी नहीं है यूनिक हो, लेकिन डायमेंशन एग्जैक्टली सेम रहेगी, डायमेंशन हमेशा सेम रहेगी। बेसिस में वेक्टर्स जो है, नंबर ऑफ वेक्टर्स हमेशा बेसिस में इक्वल रहेंगे। आगे थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे। थैंक यू।